तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल लाइव क्लासेज। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला। माय डियर स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10th यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है माय डियर स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th यूपी बोर्ड का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों तक जो भी मतलब बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले क्लास 10th का वहाँ शेयर करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एक बार मैथमेटिक्स का पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को देख कर जाएँ, ताकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो मेरा मेन पर्पज़ क्लास 10th के जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। तो ये हर एक चैप्टर से इम्पोर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब दी माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स क्लास 10th यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए ये मैथ्स का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, जिनका आपको तो पता है माय डियर स्टूडेंट्स कि इसका एग्ज़ाम अप्रैल से मई के बीच कंडक्ट कराया जाना है। तो अप्रैल से मई के बीच होगा। तो मैथमेटिक्स का पेपर देने जाने से पहले इस वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम शुरू से लेकर अंत तक हर एक चैप्टर का 15 चैप्टर माय डियर स्टूडेंट्स, हर एक चैप्टर का क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स एक बार देख लेते हैं कि जो क्लास 10th एनसीईआरटी का जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो उसमें टोटल कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि टोटल 15 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, दूसरा है बहुपद, तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा है द्विघात समीकरण, पाँचवा है समांतर श्रेणी, छठवा है त्रिभुज, सातवां है निर्देशांक ज्यामिति, आठवां है त्रिकोणमिति का परिचय, नौवां है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 10वां है वृत्त, 11 नंबर पे है रचनाएं, 12 नंबर है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, 14 है सांख्यिकी और 15 है प्रायिकता। तो टोटल 15 चैप्टर हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी के सिलेबस में, और 15 चैप्टर से हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने आपको पहले ही बताया माय डियर स्टूडेंट्स कि क्लास 10th यूपी बोर्ड 2021 वाले जितने भी स्टूडेंट, उनका एग्ज़ाम अप्रैल में होना है, अप्रैल से मई के बीच होना है। तो जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए देखते हैं वीडियो। लेट्स कम एंड वॉच द वीडियो। तो आइए माय डियर स्टूडेंट्स एक एक फार्मूला देखते चलते हैं और उसको समझते चलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट फार्मूला वो है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो माय डियर स्टूडेंट, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, क्योंकि जो भी फार्मूला हम बताएंगे उसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते चलेंगे तो काफ़ी हमारा जो भी कंसेप्ट होगा अच्छे से क्लियर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। सपोज दैट कोई माय डियर स्टूडेंट्स हमारा कोई नंबर है बी, ठीक, बी से भाग देना कोई नंबर ए में, ठीक है, या अलजेब्रिक में लेकर चलना है, वेरिएबल क्वान्टिटीज़ में, तो चर राशियाँ जो हैं उसके फॉर्म में लेकर चलना है। तो कोई बी से भाग दे रहे हैं ए में, मान लीजिए कि उसका भागफल आ गया क्यू और शेषफल आ गया आर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता होगा, पिछली कक्षा में आपने पढ़ चुका होगा कि जिससे भाग देते हैं वो होता है हमारा भाजक, और जिसमें भाग देते हैं वो होता है हमारा भाज्य, और जो भाग देने पर बचता है, मतलब जो भाग देने पर आता है, कहने का मतलब है कि जिससे भाग दिए जो आया वो होता है हमारा भागफल, वो होता है हमारा भागफल, और जो बचता है वो हमारा क्या होता है, शेषफल, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको क्या करेगा कि एग्जाम में 3 टर्म दे देगा, भाज्य, भाजक, भागफल देगा, शेषफल पूछ सकता है, मतलब 4 टर्म है, मतलब 4 पद है, इसमें से कोई 3 पद दे देगा, आपसे 1 पद पूछ देगा, भाजक, भागफल, शेषफल दे देगा, भाज्य पूछ सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फार्मूला कैसे बना देखिए। तो जिससे भाग देते हैं वो हो गया भाजक, जिसमें भाग देते होता है भाज्य, भाग देने पर जो आता है वो भागफल, जो बचता है वो शेषफल।
तो इस अगर फार्मूले के हिसाब से इसमें रिलेशन बैठाएं, BAQR में रिलेशन बैठाएं, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या बैठेगा कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य इसमें क्या है A, तो A इक्वल टू भाजक, भाजक क्या है B, गुणे गुणे है गुणे भागफल, भागफल क्या है Q, और प्लस शेषफल, शेषफल क्या है R। तो इस प्रकार माय डियर स्टूडेंट्स A इक्वल्स टू BQ प्लस R आ गया। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फार्मूला। इसी प्रकार हम चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट फार्मूला हमने देख लिया। अब सेकेंड फार्मूला, सेकेंड फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। आपको क्या करेगा एग्जाम में दे देगा कि लसा दे देगा, मसा दे देगा, पहली संख्या दे देगा, पूछ देगा दूसरी संख्या निकालें। मतलब पहला बहुपद गुणे दूसरा बहुपद बराबर लसा गुणे मसा, ऐसे भी लिख सकता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, ये हमारा एक मतलब फार्मूला है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 टर्म दे देगा, एक पूछ देगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। जैसे कोई हमारा द्विघात समीकरण दे देगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा कोई एक द्विघात समीकरण है। तो इसमें क्या कहेगा कि शून्यों का योगफल ज्ञात कर। शून्यकों को हम मूल भी बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं मूल। तो मूलों का योगफल भी कह सकता है। तो शून्यकों का योगफल माय डियर स्टूडेंट होता है -b/a, मतलब ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 जो दिया है। तो इसमें जो हमारा ये x का कोफिशियंट है, x का जो गुणांक है b, वो हम -b लिख देंगे। अब बाई a जो भी दिया होगा, x² का जो गुणांक a है a, तो शून्यकों का योगफल -b/a हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ये द्विघात समीकरण दिया रहेगा, पूछ देगा शून्यकों का योगफल, तो -ba/a से निकाल लेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, अब जो शून्य को होता है उसे अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा से दिखाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हो गया। और शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, c/a मतलब जो अचर राशि होगी c/a। अब क्या करेगा कि अल्फा बीटा क्वेश्चन में दे देगा और पूछ देगा द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। माय डियर स्टूडेंट्स हम टोटल 15 चैप्टर जो है हमारा 15 चैप्टर सबका एक एक मतलब समरी देख रहे हैं, मतलब ओवरऑल फार्मूला देख रहे हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, हमको फार्मूला दिखाना है। इस फार्मूला को आपको रिवाइज कर लेना है एग्जाम देने जाने से पहले। आपको तो पता है अप्रैल से मई के बीच एग्जाम होने वाले हैं। तो ये रहा हमारा 5 फार्मूला। ओके, देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट्स आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। जैसे हमारा ये त्रिघात बहुपद दे देगा
ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 इस फॉर्म में दे देगा हमारा, ठीक है। और कह देगा कि शून्यकों का योगफल शून्यकों का गुणनफल निकालें, तो उसमें क्या कह देगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। मान लीजिए त्रिघात बहुपद है तो एक्स के 3 वैल्यू होंगे, तो वो अल्फा बीटा गामा मान लिए, 3 शून्यक हैं इसके, ठीक। तो क्या करेगा, ये त्रिघात बहुपद में दे देगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो आपसे पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाले, मतलब शून्यकों का योगफल निकाले। तो त्रिघात है तो 3 होंगे, तो अल्फा बीटा, वो द्विघात है तो अल्फा बीटा था, इसे त्रिघात है तो 3 हो गया अल्फा बीटा गामा। तो पूछ देगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है। तो 7 नंबर हमारा फार्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ओके। 8 नंबर हमारा फार्मूला है, पूछ देगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, ठीक। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा, ठीक, शून्यकों का गुणनफल, इसमें तीन एक्स के वैल्यू हैं, तो अल्फा बीटा गामा हमने ले लिया। तो अल्फा बीटा गामा मतलब इसका मतलब शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। कब, जब ये त्रिघात बहुपद दिया हो तब, ठीक है। तो ये हमारा एक फार्मूला हो गया जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन ही जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट मेरा नेक्स्ट फार्मूला है कि त्रिघात बहुपद समीकरण कैसे निकालें, ठीक है। एक्स के 3 वैल्यू होते हैं, अगर 3 वैल्यू दे कह दे कि किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्य किस प्रकार है, अल्फा बीटा गामा दे दिया हो, ठीक है। कह दे त्रिघात बहुपद समीकरण निकालें, तो अल्फा बीटा गामा दे दिया हो तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा निकाल के जोड़ लेंगे और अल्फा बीटा गामा का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो त्रिघात बहुपद समीकरण लिखने के लिए बोल देगा, तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि अल्फा बीटा गामा दे दे और कह दे इसका समीकरण लिखे। तो 3 वैल्यू दिए हैं तो इसका मतलब त्रिघात बहुपद समीकरण होगा, तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए। तो यहाँ है एक्स क्यू माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ब्रैकेट में कर लेंगे इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 0। तो ये हमारा जो होता है त्रिघात बहुपद समीकरण का क्या है, फार्मूला है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा दे दे, अल्फा बीटा गामा दे दे और पूछ देगा त्रिघात बहुपद समीकरण। तो ये हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या करेगा। हमारे मतलब क्लास 10th के एग्जाम में क्या करेगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि 2 समीकरण दे देंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, कुछ भी यहाँ रहेगा, a1 b1 c1 ये हमारा एक कांस्टेंट है, मतलब एक अचर राशि है, ठीक है। यहाँ पे समीकरण बना के 2 देगा, ठीक है। पूछ देगा कि हल की प्रकृति बताइए, जो हल होगा उसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद 100% है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो 2 समीकरण दे देंगे, पूछ देंगे हल की प्रकृति। तो हम क्या जांच करेंगे, फर्स्ट केस क्या है कि यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, मतलब जो x का गुणांक a1 a2 है, 2 समीकरण है, और y के गुणांक b1 b2 है, और अचर राशि जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है c1 c2, ठीक है। तो यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है, ठीक है, अगर इनका रेशियो आपस में इक्वल आ रहा है तो उस हल की प्रकृति क्या होगी, वो संगत हल होगा, संपाती होगा और अनेक हल होंगे। अनेक हल का मतलब अनंत हल मान लो, अनंत हल अनेक हल होंगे, ठीक है। तो यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 होगा तो हल की प्रकृति क्या होगी, संगत, संपाती तथा अनेक हल होंगे, ठीक है। एग्जाम में 2 समीकरण देकर हल की प्रकृति पूछ देगा माय डियर स्टूडेंट। तो जितने भी क्लास 10th के बोर्ड के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ इस वीडियो को देखें अच्छे से, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड हमारा नेचर है क्या है कि यदि a1 अपान a2, जो a1 a2 है, ठीक है, पहला समीकरण का a1 और दूसरा समीकरण का a2, ठीक है। यदि a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है, ठीक है, मतलब a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 है, तो जो हल की प्रकृति होगी संगत होगी, प्रतिच्छेदी होगी, अद्वितीय होगी। अद्वितीय का मतलब एक ही हल होगा, अद्वितीय, उसके अलावा यूनिक सोल्यूशन, यूनिक मतलब उसके अलावा और कुछ नहीं, एक ही हल होगा, ठीक है। अब प्रतिच्छेदी का मतलब होगा कि जो ये 2 समीकरण दिए हैं, तो ये एक रेखा का समीकरण है ना, एक रेखा का समीकरण है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगे ऐसे। प्रतिच्छेदी का मतलब होता है ऐसे एक दूसरे से कट करेंगे, ये हमारा फर्स्ट समीकरण और ये हमारा सेकेंड समीकरण, ओके। और संपाती का मतलब क्या होता है कि 2 लाइन एक ही पर क्या करे, इंसाइडेंट कर ले, मतलब ये एक लाइन और ये एक लाइन एक ही पर क्या करे, कोइंसाइड कर ले, एक ही के ऊपर हो, ठीक है। तो अगर ये सेकेंड केस अगर फॉलो कर रहा है तो हल की प्रकृति संगत, प्रतिच्छेदी तथा अद्वितीय होगी,
थर्ड केस है हमारा कि यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है। यहाँ पे नॉट इक्वल था, अब यहाँ नॉट इक्वल लग गया, तो हल की प्रकृति क्या होगी, असंगत होगी, असमांतर होगी, कोई हल नहीं होगा। मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कहने का मतलब कि ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, तो उसी तरह ये होंगे, ठीक है। अगर ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 तो असंगत, समांतर तथा कोई हल नहीं होगा, ठीक है। दो समीकरण दे देगा, आपको ये जांच करके ये कंडीशन लगा के देख लेना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये वाला हो जाएगा हल की प्रकृति, ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये वाली हल की प्रकृति हो जाएगी, अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो ये हल की प्रकृति हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझे विश्वास है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है वो समांतर श्रेणी से। आप लोगों ने तो समांतर श्रेणी पढ़ाई होगा, मैं बस फार्मूला बता रहा हूँ। मतलब मेरा जो भी ये वीडियो देख रहे हैं लोग, ये बस ओवरऑल जो 15 चैप्टर हमारे एनसीईआरटी क्लास 10th में दिया है उसका पूरा फार्मूला के क्या कर रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो की एक बार देख कर जाएंगे एग्जाम में, तो मैथ का एग्जाम उनके लिए काफ़ी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी में पूछ देगा, सारवंतर पूछ देगा, ठीक है, सारवंतर पूछ देगा। तो सारवंतर समांतर श्रेणी दे दिया रहेगा, ठीक है, a + d + 2d + 3d ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो उसमें हमको क्या कर दे पूछ देगा सारवंतर। तो सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दे दिया 2 + 4 + 6, ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब जिनमें कॉमन डिफरेंस, सारवंतर बराबर हो हर जगह, मतलब पहला दूसरा में से पहला घटा है, मतलब नेक्स्ट वाले में से बिफोर वाला घटा दे, मतलब बाद वाले में से पहले वाला घटा है, हर जगह बराबर हो, ठीक है। तो ये हमारा समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में सारवंतर पूछ देगा, तो पहला मतलब दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे, ठीक है, तो हमारा सारवंतर निकल जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ समांतर श्रेणी क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं बस एक फार्मूला बता रहा हूँ आपको, बस फार्मूला का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, सबको समझना है, याद कर लेना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। तो सारवंतर निकालने के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद कर देंगे, ठीक है, ठीक है। समांतर श्रेणी दे देगा, कह देगा nवां पद निकालो, ठीक है। तो nवां पद निकालने के लिए a + n - 1 × d, ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है पहला पद है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब n पद है, तो पदों की संख्या है n, d क्या है, सारवंतर है, यहाँ लिखा हूँ सारवंतर d है, ठीक। तो nवां पद मतलब nवां पद को n से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फार्मूला a + n - 1 × d होता है, ठीक। इसी तरह n पदों का योग पूछ देगा, Sn पूछ देगा, ठीक है। तो समांतर श्रेणी दिया रहेगा, तो आपको पहला पद मिल ही जाएगा, nवां पद मिल ही जाएगा, सारवंतर मिल ही जाएगा। n पदों का योग Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो इस फार्मूले से n पदों का योग निकालेंगे, ठीक। अगर यदि अंतिम पद दे दिया हो, अंतिम पद को l से रिप्रेजेंट करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, अंतिम पद को l से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि अंतिम पद दे दिया हो तो Sn का फार्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में a + l, तब ये पद ये नहीं लगाएंगे फार्मूला, क्योंकि अंतिम पद जब दे दिया रहेगा तो a + l लगा देंगे, ठीक है। अब समांतर श्रेणी में एक और होता है समांतर माध्य पूछ देगा, ठीक है माय डियर। क्लास 10th में कल समांतर श्रेणी है, ठीक है। अगर आप आगे जाएंगे तो वहाँ पे हरात्मक श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे क्लास 11th में। क्लास 10th में कल समांतर श्रेणी है, तो समांतर श्रेणी में ये हमारा टोटल ओवरऑल ये फार्मूला इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करें। तो समांतर माध्य निकालना हो, जैसे जैसे कोई हमारा 3 संख्याएं दे देगी, जैसे ए दे दिया, ए बी और सी, ठीक है, ये 3 नंबर ऐसे दे दिए। आइए समांतर श्रेणी में है तो पूछ देगा समांतर माध्य निकालें। तो समांतर माध्य जो होता है यही होता है हमारा बी, ठीक है। समांतर माध्य हमारा बीच वाला है, बी माध्य का मतलब बीच वाला, तो a + c/2 कर लेंगे, a + c/2। तो ये हमारा समांतर श्रेणी से इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स, आपको बता दें कि जो द्विघात समीकरण है माय डियर स्टूडेंट्स, ax² + bx + c = 0, इसमें कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला आपको लर्न करना ही करना है। ये कक्षा 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में ये सब चीज़ें बताई जाती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों का द्विघात समीकरण में यूज है, ठीक है। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है, अल्फा बीटा दिया रहता है, उसमें शून्यकों का योगफल गुणनफल, उसमें इन फार्मूला का बहुत ही क्या है इस्तेमाल किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो द्विघात समीकरण में एक फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सोचे कि ये भी फार्मूला बता दें, ठीक है। तो माय डियर जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट जो भी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस फार्मूले को लर्न कर लें, ठीक है। तो पहला फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर, कह रहे हैं ये तो क्लास 10th में यही सब बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका यूज़ होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो घमंड नहीं किया जाता है, जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से देखें, ठीक है, जानते हैं तो अच्छी बात है।
और जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है कि वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में बताया जा रहा है। तो पहला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी होता है। ए प्लस बी का होल क्यू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। माय डियर स्टूडेंट, बस मैं एक ओवरव्यू देते जा रहा हूँ, ठीक है, जो मतलब रिवाइज हो जाएगा, जो भी स्टूडेंट तैयारी कर चुके हैं। ए माइनस बी का होल क्यू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो मैंने यहाँ बताई दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बताई दिया, लेकिन इन दोनों में रिलेशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अगर आप जानते थे ये अगर फार्मूला तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये फार्मूला आता है तो, ठीक है, और जिनको नहीं आता वो इसको याद कर लें, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है द्विघात समीकरण में, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ऐसे द्विघात समीकरण दे देगा, ठीक है, और पूछ देगा कि मूलों की प्रकृति बताइए, ठीक है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको विविक्तकर जो है हमारा उसको विवेचन भी बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव, ठीक है, ये विवेचन बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो उसका जो फार्मूला होता है विविक्तकर निकालने का, विविक्तकर लिख दिया है, ठीक है, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, जैसे एक्स का जो गुणांक है बी स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4ac कर लेंगे, विविक्तकर निकल जाएगा, यानी विवेचन निकल जाएगा, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, प्रदर्शित करते हैं। अब पूछ देगा द्विघात समीकरण देकर मूलों की प्रकृति पूछ देगा, तो हम विविक्तकर जांच करेंगे, ये जो हमारा वैल्यू दिया है ये जांच करेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा डी है, जो ये डी के बराबर है ना, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो जो दो मूल होंगे, क्योंकि द्विघात समीकरण में दो ही मूल होते हैं, अल्फा और बीटा, दो ही मूल होंगे ना, अल्फा और बीटा। तो अगर द्विघात समीकरण के अगर दो मूल अल्फा और बीटा हैं, ठीक है, उसमें मतलब कोई द्विघात समीकरण दे दिया है और विविक्तकर जो निकालने का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, आप पूछता है मूलों की प्रकृति निकालें, ठीक है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो दोनों भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी जो दोनों मूल होंगे मतलब जो दोनों शून्यांक अल्फा बीटा होंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे, भिन्न होंगे, ठीक है, भिन्न मतलब अलग अलग होंगे, ठीक है। और दूसरा प्रकृति का अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, अगर इसका वैल्यू 0 के बराबर आ जाता है, इसे कंपेयर कर ये वैल्यू अगर निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac और वो 0 के बराबर आ जाता है, तो दोनों मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और यहाँ क्या था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 था, तो अल्फा और बीटा अलग अलग होंगे, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। वास्तविक का मतलब समझते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक का मतलब होता है कि जितनी काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर जितनी भी संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो रूट में माइनस के साथ लिखी जाती है, ठीक है, करड़ी में माइनस के साथ लिखी गई संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं काल्पनिक संख्याएं। आप माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटिव, मतलब माइनस 1 2 3 4 निगेटिव हो गया, ठीक है, 0 हो गया, प्लस इन्फिनिटी तक 1 2 3 4 जो भी है सारी संख्या क्या कहलाती है, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो अगर ये सेकंड कंडीशन फॉलो करता है तो दोनों मूल बराबर होंगे और आपस में बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब कोई मूल का मतलब दो ही मूल होंगे, दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा। तो दोनों मूल वास्तविक नहीं होगा, इसका मतलब लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, काल्पनिक होगा माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, काल्पनिक होगा, दोनों मूल काल्पनिक होंगे। ओके, तो ये हमारा है मूलों की प्रकृति। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम में 2 नंबर का बना देता है क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दे देगा, मूलों की प्रकृति पूछ देगा माय डियर स्टूडेंट्स। तो विविक्तकर निकाल कर जांच कर लेंगे कि वो लेस देन 0 है कि इक्वल टू 0 है कि ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो ये हो जाएगा, लेस देन 0 है तो ये हो जाएगा, अगर इक्वल 0 है तो ये हो जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत समझ में आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो फार्मूला है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ये जो है त्रिकोणमिति में भी लागू होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति पूरा इसी पर डिपेंड है, पाइथागोरस थ्योरम पर। अगर पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि कोई हमारा ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक और 90 डिग्री हो। तो समकोण त्रिभुज है तो जो 90 डिग्री होता है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो होता है कर्ण, ठीक, और ये जो सीधा है ये लंब हो गया, और जिसके साथ ये एंगल बनाता है वो होता है आधार, ठीक है। तो आधार हो गया थीटा के सामने वाला, मतलब थीटा मतलब जो कोण होता है, ठीक है, ये एंगल उसके सामने वाला कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया और ये हो गया कर्ण। इस फिगर में देखा जाए तो थीटा के सामने वाला ये हो गया हमारा कर्ण। अगर मैं कहूँ कि ये ऐसे कोई फिगर है, ठीक है,
ऐसे कोई फिगर है, अगर ये थीटा है माय डियर स्टूडेंट्स, तब बताइए कि हाँ यहाँ थीटा था ये, ठीक है, तो थीटा का सामने वाला हमारा क्या हो गया, लंब, ओके। और अगर आपसे कहें कि ये अगर थीटा है माय डियर स्टूडेंट्स, तब क्या होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाला भुजा, थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा वो लंब होता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, लंब होता है, अच्छे से लिख दें, लंब होता है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, लंब होता है। तब उसके अनुसार जब देखा जाए ये 90 डिग्री है माय डियर स्टूडेंट्स, और थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, वो लंब होता है माय डियर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, ठीक है, इसलिए आप इसको याद रखें। पाइथागोरस थ्योरम का तो फार्मूला आपको बता ही दिए कि कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लेकिन अगर ये थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है, तब इस फिगर में, इस त्रिभुज में थीटा के सामने वाला ये लंब हो गया, तब ये आधार हो गया। 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, 90 अंश के सामने वाला हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है, मतलब 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा क्या होता है, वो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, कर्ण होता है, ओके ओके माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी फार्मूला, ठीक है। तो ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये है, तो ये क्या हो गया, हमारा लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब जो बचा ये क्या हो गया, आधार हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो बहुत लोग कंफ्यूज होकर केवल इसी को कहते हैं ये लंब है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चा अगर बढ़िया से पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, अपना बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा है, क्लास 10th में पढ़ रहा है, ठीक है, और अगर उसको मतलब टारगेट बना लिया है कि मुझे 80% से ऊपर लाना है या 90% से ऊपर लाना है, तो ये कंसेप्ट उसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई नहीं जानता तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखे और अच्छे से समझे कि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, वो लंब होता है, ठीक है, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो इस प्रकार ये हो गया इस फिगर के द्वारा, और यहाँ थीटा था तो ये लंब हो गया। तो पाइथागोरस मेरा बात यही है कि पाइथागोरस प्रमेय जानना जरूरी है, वो होता है कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो जो नेक्स्ट फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है आयत से, क्योंकि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आंकिक एक होता है, एक न्यूमेरिकल वाला होता है, एक शब्दावली वाला होता है। शब्दावली से पूछ देता है, तो उसमें हमको आयत से रिलेटेड, आयत से संबंधित कुछ फार्मूला जानने की बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। एक एक फार्मूला को अच्छे से देखते चले माय डियर स्टूडेंट्स। अगर जो बच्चा इस वीडियो को अच्छे से देखता गया तो हम 100% कह सकते हैं कि उसका मैथ में 70 नंबर का होता है ना, 30 नंबर तो स्कूल से मिलता है, तो 70 में उसका 60 प्लस नंबर पक्का है। एक एक फार्मूला को अच्छे से देखें। तो आयत जो है रेक्टेंगल, तो आयत ये फिगर है। आयत क्या होता है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है, आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिस आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आयत एक ऐसा चतुर्भुज में जिसमें आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो ये हमारा लंबाई होता है, ये चौड़ाई होता है। लंबाई को L से और चौड़ाई को B से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मैडम, ये आप लोग जानते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी है हमें क्लास 10th के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, ठीक है मैडम। आयत के बीकड़ की लंबाई, तो बीकड़ ये होता है मतलब एक कोना से दूसरे कोने को जब मिलाएंगे, एक कोना से दूसरे कोने को मिलाएंगे तो वो जो लेंथ होगा हमारा बीकड़ होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो इस सामने वाले कोने को मिलाना है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा बीकड़ है। तो आयत के बीकड़ की लंबाई कड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इस फार्मूले की जरूरत द्विघात समीकरण में जो शब्दावली वाला प्रश्न दे देता है, ठीक है, शब्दों के माध्यम से क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट फार्मूला पे। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है वर्ग। मैंने बताया जी कि इस फार्मूले की ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जो द्विघात समीकरण हल करता है उसमें शब्दावली से जो प्रश्न बनते हैं, शब्दों के माध्यम से जो क्वेश्चन बनते हैं, वो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो एक बार उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। स्क्वायर, वर्ग क्या होता है माय डियर, आपने पिछली कक्षा में पढ़ चुका होगा कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है, 90 डिग्री का होता है। और आयत में हमने बताया कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो वर्ग में क्या है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी और सारे कोण 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल माय डियर स्टूडेंट्स होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है माय डियर स्टूडेंट्स होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब लेंथ दे देगा उसका स्क्वायर कर देंगे,
क्षेत्रफल निकल जाएगा। वर्ग के बिकट की लंबाई, मैंने बोला जी कि एक कार्नर से दूसरे कार्नर का जो ऐसे एडजसेंट होता है, सम्मुख वाला, सामने वाला मिला देते हैं, ये बिकट होता है। तो वर्ग के बिकट की लंबाई जो होता है वो होता है रूट में 2 गुणे भुजा। ठीक है, मैं इसका विस्तार नहीं बताने वाला हूँ, बस ओवरव्यू दे रहा हूँ, पॉइंट मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूज होने वाले हैं, उसको एक विस्तार से देखते चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अप्रैल में ही पेपर है, फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल 1 महीना बाद पेपर होने वाला है। तो वर्ग के बिकट की लंबाई रूट में 2 गुणे भुजा। ठीक, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो ये सभी भुजाओं को जोड़ेंगे तो भुजा प्लस 4 भुजा है तो 4 गुणे भुजा कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आप नेक्स्ट फार्मूले पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा फार्मूला है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ते हैं वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि दो बिंदु दे देगा और उनके निर्देशांक दे देंगे x1 y1 और x2 y2। दो बिंदु ए और बी यहाँ पे हमने मान लिया है x1 y1 और x2 y2। ठीक है, और इनके बीच की दूरी पूछ देगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ देगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, x1 y1 x2 y2 ये निर्देशांक के रूप में दे देंगे। तो उसका सूत्र क्या होता है दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने का, कि जो निर्देशांक x1 y1 x2 y2 देगा कोटि और भुज होता है, इसको कोटि बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो ए बी इक्वल टू होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू दो बिंदु के बीच की दूरी रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये पूरा फार्मूला है, जो पूरे फार्मूला का एक संग्रह है। इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, क्योंकि ये पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला है अंतर्विभाजन सूत्र। जैसे अंतर्विभाजन सूत्र में किसी लाइन को, ठीक है, कोई रेखा काटती है m1 संबंध m2 के रूप में, m1 संबंध m2, ठीक है, तो वहाँ अंतर्विभाजन सूत्र में x और y का वैल्यू निकालने के लिए बोल देता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आया माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास 10th के बोर्ड में आया, यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो अंतर्विभाजन सूत्र में m1 संबंध m2 के रूप में काटे 3:4 2:3 ऐसे मतलब अनुपात के रूप में काटता है। तो वहाँ x का वैल्यू निकालता है अंतर्विभाजन में। जब अंतर्विभाजन काटता है तो होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, और y का जो वैल्यू होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये रहा अंतर्विभाजन सूत्र, ये रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छे समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। तो जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है मध्य विभाजन सूत्र। मध्य विभाजन सूत्र में क्या होता है कि दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए रहेंगे और मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ देता है। तो ए और बी यहाँ पे मैंने मान लिया है, उसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 है। मध्य बिंदु सी का निर्देशांक निकालना है, तो क्या करेंगे x1 प्लस x2 y2 कर लेंगे और y1 प्लस y2 y2 कर लेंगे, तो x y यानी भुज और कोटि निकल जाएगा। तो ये हो गया मध्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन सूत्र में क्या होता है कि दो रेखाओं की प्रवणताएं दी रहती है, उनको किसी अनुपात में काटता है। ठीक है, तो बाह्य विभाजन सूत्र का फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2 और y बराबर m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। तो ये रहा हमारा बाह्य विभाजन सूत्र। अंतर विभाजन सूत्र में क्या कर रहे थे माय डियर स्टूडेंट्स, जहाँ माइनस वहाँ प्लस लगा दे रहे थे। तो ये है हमारा मध्य विभाजन सूत्र और बाह्य विभाजन सूत्र। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस वीडियो का अच्छे से देखें और समझें और अपना कंसेप्ट क्लियर करें। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करें, शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे आपके दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, आपका अजनबी हो सकते हैं, ठीक है, जो क्लास 10th यूपी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सके और अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ मैथ में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो जो नेक्स्ट फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स, वो है त्रिभुज का केंद्रक और त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है माय डियर स्टूडेंट। त्रिभुज के 3 शीट्स होते हैं, तो मैंने यहाँ ए और बी और सी शीट्स मान लिया, ठीक है, और इनके शीट से उसके सम्मुख भुजाओं को डाला गया लंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं, तीनों शीर्षों से डाले गए लंब जिस बिंदु पर काटते हैं वही त्रिभुज के क्या है, केंद्रक है। तो इसका निर्देशांक पूछ देता है और इनके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 एज अ फिगर में जो इस तरह दिया है, ठीक है, वो दे देगा। ये तीनों निर्देशांक, तीनों शीर्ष के निर्देशांक दे देंगे, पूछ देगा त्रिभुज का केंद्र क्या होगा। तो त्रिभुज के केंद्र का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 y3। और माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। इतना बार पूछा है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं, ठीक है, कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ देगा। त्रिभुज के 3 शीर्ष के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दे देगा और त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ देगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट बंद y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। इसको याद करने का तरीका, एक नंबर याद कर लीजिए, 123 231 312।
कहने का मतलब क्या है कि 123 कर दीजिए, अब इसको यहाँ लेकर चले जाइए, 231 हो गया, अब इसको यहाँ लेकर चले आइए, 312 हो गया। ट्रिक है कि 123, 231, 312, x1 बैकन y2 माइनस y3, x2 बैकन y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, सबको जोड़ लिए। ठीक, ये है त्रिभुज का फार्मूला। शीर्ष के निर्देशांक, ये आया है क्वेश्चन मैथ में, क्लास 10th के यूपी बोर्ड में, ये मैथ के सब्जेक्ट में क्वेश्चन आया है कि तीन त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे दिया है और त्रिभुज के क्षेत्रफल पूछ दिया है। तो ये फार्मूला होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही समझ में आ रहा होगा अच्छा से। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। तो जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स वो है मूल बिंदु से दूरी। रेखा दे देगा ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप करके 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 कर देगा। ठीक है, और वहाँ से वो कह देगा कि मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु क्या होता है कि ऐसा बिंदु जिसका निर्देशांक 0,0। ठीक है, ऐसा बिंदु जिसका निर्देशांक 0,0, जैसे ये हमारा x होता है, ठीक है, ये y होता है, ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट होता है 0, इसका 0,0 निर्देशांक होता है, भुज और कोटि 0,0 होती है। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी का जो फार्मूला होता है वो होता है c अपान रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c मतलब ये जो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे दिया रहेगा वो अपान रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x का गुणांक का स्क्वायर और y का गुणांक का स्क्वायर का योग कर देंगे करड़ी में। तो ये हो गया मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। अब समचंद्र त्रिभुज का क्षेत्रफल, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो समचंद्र, जितने भी क्लास 10th यूपी बोर्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं इस फार्मूले को एकदम लर्न कर लें कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। ठीक है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है तथा कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होता है। ठीक है, और वर्ग में क्या होता है कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये क्या होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं, कोई भी कोण 90 अंश का नहीं होगा। तो इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, 2 विकर्ण होंगे। ठीक है, और ये तो आपने पिछली कक्षा में पढ़ाई होगा कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दूरी समय चाल से क्वेश्चन एक आ ही जाता है जो द्विघात समीकरण में लगता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, इसको भी याद करना है। यहाँ से चाल का निकालेंगे तो चाल बराबर दूरी बटा समय, समय का निकालेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी निकालेंगे तो चाल गुणे समय। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पे। तो नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से माय डियर स्टूडेंट्स अगर कहा जाता है कि अगर त्रिकोणमिति पढ़ लिए तो आप समझिए मैथ में पास हो गया। हाई स्कूल में त्रिकोणमिति ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये आ गया ना तो समझिए कि आप मैथ में पास हो गए। ठीक है, तो त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले उसको अच्छे से लर्न करके जाए माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले उसको रट डालिए। ठीक है, तभी जाकर आपका अच्छा नंबर आएगा मैथ में क्लास 10th के यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में चलते हैं, देखते हैं। जो हमारा ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो 6 होता है। ठीक है, एक होता है साइन, एक होता है कॉस, एक होता है टैन, एक होता है कॉट, एक होता है सेक, एक होता है कोसेक। ठीक है, तो भुजा जो होता है हमारा लंब, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाए थे जो कि समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये आधार होता है। तो अगर क्वेश्चन में पूछ देता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है माय डियर क्लास 10th में। ठीक ना, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक ट्रिक लेकर आया है कि लाल बटा कक्का, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, एल से लंब, ए से आधार और के से कर्ण। माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, एल ले यल। तो यहाँ मैंने साइन लिख दिया, एल ले यल लाल, के एक कक्का। यहाँ मैंने लिख दिया साइन कॉस टेन। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आगे बताएंगे। तो आपको सीरियल वाइज क्या करना है, साइन कॉस टेन याद कर लेना है। ठीक है, साइन कॉस टेन याद कर लेना है और एकदम इसको सीरियल वाइज ऑर्डर में कॉसेक सेक कॉट याद कर लेना है। ठीक, अगर साइन थीटा बराबर यहाँ से पूछा जाएगा तो इस त्रिभुज के माध्यम से देखेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंब बटा कर्ण। यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। यहाँ से दिख रहा ये जो साइन है ये बट्टा का चिन्ह दर्शा रहा है। ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। अब मैंने बताया जो कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। आगे वीडियो में बात करेंगे कि किसका क्या उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ हमने जाना तो कॉसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब हो गया। सेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो मतलब कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण है, तो सेक थीटा का निकालेंगे तो कर्ण बटा आधार कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे कर्ण बटा आधार रहेगा। ठीक है,
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार है तो cot थीटा आधार बटा लंब हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि ट्रिक है कि लाल बटा कक्का याद कर लो, L के ए सीरियल वाइज याद कर लीजिए, साइन cos tan और cot sec cosec, ठीक है। और यहाँ से आप लंब कट के रूप में साइन थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा और cot थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही है और रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल फार्मूला क्लास 10th में जितना भी फार्मूला है मैथ्स के सब रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आप जब एग्जाम देने जाएँ तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट जो हमारा त्रिकोणमिति, जो ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, त्रिकोणमिति में जो फार्मूला होता है वो व्युत्क्रम के आधार पर कौन किसका उल्टा होता है माय डियर फ्रेंड, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ये क्लास 10th के यूपी बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे पूछ देता है, ठीक है, ऑप्शन के रूप में दे देगा। तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे व्युत्क्रम के आधार पर देखा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। तो tan का उल्टा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, cot थीटा। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। इसका मतलब sec का उल्टा cos होता है। तो जब ये इसका उल्टा है तो मैं पूछूँ कि cosec थीटा का उल्टा क्या होगा, साइन थीटा। cot थीटा का उल्टा क्या होगा, tan थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या होगा, sec थीटा। तो ये आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टा होते हैं, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। सबका एक फार्मूला क्या कर रहे हैं, एक कलेक्शन करके उसको रिवाइज करा रहे हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना आए और मैथ्स में अच्छा से अच्छा नंबर लाएँ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, सॉरी कहने का मतलब है चलते हैं नेक्स्ट फार्मूला पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फार्मूला है वर्ग के आधार पर, जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री में जो रिलेशन होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 10th के बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस फार्मूले को ज़रूर देखें, क्योंकि ये फार्मूला डायरेक्ट उठाकर क्वेश्चन में पूछ देता है। तो हमारा रिलेशन है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो तीनों फार्मूला है माय डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है माय डियर स्टूडेंट। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस फार्मूले को लर्न करके जाएँ। अब चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले पर। नेक्स्ट फार्मूले पर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि माय डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए, जिनका एग्ज़ाम अप्रैल से मई के बीच होना है, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल और मैथ में अच्छा नंबर लाए। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो लाएँ और नेक्स्ट फार्मूला लाएँ जिसमें हमारा शंकु है, बेलन है, गोला है, अर्धगोला है, वृत्त है, वृत्तखंड है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में कुछ फार्मूला है, इसमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला है, कई सारे फार्मूले हैं जिसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो लेकर आएँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।